नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली फुल कैबिनेट के साथ सीएम धामी ने की बैठक। पास हुए 16 अहम प्रस्ताव। आसान हुआ कर्मचारियों के लिए अब लोन लेना। दल बदल की राजनीति पर घमासान। बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग। धामी कैबिनेट में कांग्रेसियों की भरमार पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भाजपाइयों की कतार। धामी मंत्रिमंडल में बीजेपी विधायक को नहीं मिली जगह तो अपनों पर ही कसा तंज। बोले कुछ महीनों में क्या कर लेंगे मंत्री। कुछ इस तरह झलका दिलीप रावत का दर्द। और प्रदेश में गरमाया रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी का मामला। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सरकार को घेरा। कहा 7 साल में नहीं रखी गई यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ईंट। टिहरी बांध विस्थापितों के नाम पर खुर्द-बुर्द हो रही जमीन। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम धामी के कार्यकाल में पहली बार फुल कैबिनेट के साथ हुई बैठक में 16 बड़े फैसले लिए गए। बैठक में जहां मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से ऊपर की कंसल्टेंसी को पास किया, तो वहीं कर्मचारियों के लिए लोन की व्यवस्था को भी आसान बना दिया। इसके अलावा कई नियमावली में संशोधन किए गए। आए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कैबिनेट ने और क्या कुछ बड़े फैसले लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 16 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। लोक निर्माण विभाग में ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को 1 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी। उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम दरों पर 10 लाख तक के लोन की स्वीकृति। ई वाहनों के लिए 4%, अन्य के लिए 5% ब्याज दर। वन विभाग ने मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा 25 साल से घटाकर कार्मिक विभाग की तर्ज पर प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा 22 साल की है। पीएम सूर्य घर योजना में अब 31 मार्च 2025 तक लग चुके संयंत्र को सब्सिडी मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को लेकर अनुमति दी गई। उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर कैबिनेट की मुहर। गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद सृजित, नियमावली मंजूर। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ को रखने की अनुमति। कार्मिक विभाग में सिपाही, उप निरीक्षक, पीएससी और अग्निशमन के पदों के लिए नियमावली बनाई गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडिट स्कूलों के लिए स्टडी के लिए उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य के 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया। गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार मंडी शुल्क दे रही है, उतना ही राज्य सरकार देगी। उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य को 10% टारगेट और पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए रिजर्व रखा जाएगा। 5% सब्सिडी भी अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। नियोजन विभाग के सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना ढांचे को मंजूरी। पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी मिली मंजूरी। सबसे पहला मद हमारा ये लोक निर्माण विभाग का मद था। लोक निर्माण विभाग का एक एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट में एक छोटी कंसल्टेंसी इनके द्वारा ली गई थी और वो 1 करोड़ से कम की पावर जो है वो प्रशासकीय विभाग की होती है कंसल्टेंसी के लिए। तो ये कंसल्टेंसी 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर टेंडर में आया, तो वो इसलिए कैबिनेट में आया। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उस कंसल्टेंसी को लेने के लिए, जैसा कि एडीबी के मार्गदर्शन में काम होता है, तो उसमें आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। रुपये तक के सॉफ्ट लोन लेने की सुविधा अनुमन्य किए जाने का प्रस्ताव था न्याय विभाग का। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के आधार पर था, तो इसके आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। अगला मद था ये ऊर्जा विभाग का मद था। इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, ये पूर्व में इस बारे में माननीय मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया था कि इसमें जो भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है, उसमें भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी पूर्व में सब्सिडी दी गई थी, जो बाद में जिसको समाप्त कर दिया गया था। आज ये निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों के संयंत्र लग चुके थे, उनको इस सब्सिडी का लाभ दे दिया जाएगा।
सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। ऐसे में यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों के सुधारीकरण, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और परिवहन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुखद चारधाम दर्शन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो। उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति दो तरफा चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह मुद्दा और गर्माता दिख रहा है। जहां एक और कांग्रेस धामी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को कांग्रेस बैकग्राउंड से होने का आरोप लगाती आ रही है, तो वहीं अब बीजेपी ने भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी बैकग्राउंड का बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। दल बदल की राजनीति पर गरमाई सियासत, बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग, धामी कैबिनेट में कांग्रेसियों की भरमार, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भाजपाइयों की कतार। उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति काफी पुरानी है। राज्य के छोटे आकार, सीमित विधानसभा सीटों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण ये समस्या बार बार सिर उठाती रही है। अब इस समय पर फिर क्यों प्रदेश की सियासत में दल बदल की चर्चा होने लगी है, तो इसके पीछे की वजह है बीजेपी और कांग्रेस से एक दूसरे पर आरोप लगाना। धामी कैबिनेट विस्तार हुआ तो 5 नए और मंत्री बनाए गए। धामी कैबिनेट में अधिकतर वो चेहरे हैं जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। इसी मुद्दे को लेकर अब तक कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रही, लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी बैकग्राउंड का है। अब इसे समझने के लिए राज्य की सियासत को आपको थोड़ा पीछे से देखना होगा। साल 2016 में कांग्रेस की सरकार में 9 विधायकों ने बगावत की थी। हरक सिंह रावत समेत कई बागी नेता बीजेपी में चले गए। हरक सिंह रावत ये नाम दल बदल का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने करीब 5 बार पार्टी बदली। हरक सिंह रावत ने 1991 में बीजेपी से शुरुआत की, पौड़ी से विधायक रहे, फिर कांग्रेस और फिर 2016 में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए। 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। यशपाल आर्य 1989 में पहली बार कांग्रेस टिकट पर खटीमा सितारगंज से वो विधायक बने। 1993 फिर से उसी क्षेत्र से जीते। 2002 उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मुक्तेश्वर सीट से कांग्रेस टिकट पर विधायक बने और विधानसभा अध्यक्ष बने। 2007 मुक्तेश्वर से फिर जीते। 2012 बाजपुर से विधायक बने। 2017 कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री बने। उनके बेटे संजीव आर्य भी बीजेपी से विधायक बने। अक्टूबर 2021 बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए इस्तीफा देकर बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में वापस लौटे। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा था। 2022 बाजपुर से कांग्रेस टिकट पर जीते और बीजेपी के राजेश कुमार को हराया। कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। बीजेपी की माने तो आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी गोत्र का है। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत बीजेपी गोत्र के हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को अपने नेताओं को देखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद आरोप है। कांग्रेस अपने आप को नहीं देख रही है। जो कांग्रेस में इस समय शीर्ष नेतृत्व है, हरक सिंह जी कहाँ से आए हैं, उनका मूल कहाँ है और कितने बार कहाँ कहाँ चले गए हैं। यशपाल आर्य जी वो कहाँ कहाँ रह के आ गए हैं, इससे पहले वो भी तो भाजपा में थे। और प्रीतम सिंह जी वो भी तो भाजपा में रह के आए हैं। तो ये कहना एक मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गलत बात है। इस तरीके के आरोप लगाना, पहले अपना घर देख ले।
वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस नेता कुछ समय के लिए बीजेपी में जरूर गए थे, लेकिन वो नेता अपनी गलती को सुधारते हुए कांग्रेस में वापस लौट आए। देखिए, ये भाजपा नेताओं की बौखलाहट है और बौखलाहट में ही वो कांग्रेस पे इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी और हरक सिंह जी कांग्रेस गोत्र के ही नेता थे। उनकी राजनीतिक शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी में हुई है। वो कुछ समय के लिए भाजपा में गए जरूर थे, लेकिन भाजपा के सारे भेद लेकर के वो वापस आ गए हैं, कांग्रेस में वापस लौटे हैं। वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कि देखिए, वैसे तो पूरी भाजपा इसमें कांग्रेस गोत्र की है। यहाँ भाजपा में पुराने लोगों में से केवल कोश्यारी जी हैं, गाँव से अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मनोकांत ध्यानी जी हैं, और ज़्यादातर लोग आप एक तरफ से शुरू कर दो। दिलीप रावत जी भी कांग्रेस से, उसके पिताजी भारत सिंह रावत यूपी में कांग्रेस में रहे, लोकदल में रहे, जनता पार्टी में रहे, सब कांग्रेस में। मुन्ना चौहान भी जो है जनता दल में रहे, मेरे साथ 91 में विधायक रहे जनता दल से। जब मैं बीजेपी से विधायक था, मैं मिनिस्टर था 91 में, तो मुन्ना सिंह चौहान विधायक थे जनता दल से। आप मुझे बता दो ना कि ये भी कांग्रेस में थे। उत्तराखंड की राजनीति में पाला बदलना अब सामान्य हो गया है। नेता पद, टिकट या सत्ता के लालच में पार्टी बदलते रहते हैं और दोनों पार्टियां बागियों का स्वागत करती है। अब उन्हें फायदा दिखता है, लेकिन इससे जनता में निराशा बढ़ती है। वोट किसके नाम पर दिया था और आज नेता किस पार्टी के साथ खड़े हैं। फिलहाल ये बहस 2027 चुनाव तक और तेज होने वाली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक दिलीप रावत को मंत्री नहीं बनाया गया तो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। धामी कैबिनेट विस्तार पर दिलीप रावत के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि 6-7 महीने के लिए मंत्री बनकर करना भी क्या था। अब कैबिनेट में जगह ना मिलने की ये दिलीप रावत की टीस है, दर्द है, या फिर अपने सहयोगियों पर तंज। समझिए इस रिपोर्ट से। बीजेपी विधायक का छलका दर्द, नहीं बनाया मंत्री तो कहा अंगूर खट्टे हैं। दिलीप रावत का सहयोगियों पर तंज, 6-7 महीने में क्या ही कर लेंगे। अरे नहीं भाई, मैं स्वयं ही इच्छुक नहीं था। 6-7 महीने के लिए मैं चाह नहीं रहा। जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो दर्द छुपाने के लिए कुछ ऐसा ही कहना पड़ता है। अरे नहीं भाई, मैं स्वयं ही इच्छुक नहीं था। 6-7 महीने के लिए मैं चाह नहीं रहा। 6-7 महीने के लिए मैं चाह नहीं रहा। 6-7 महीने के लिए मैं चाह नहीं रहा था। बीजेपी विधायक दिलीप रावत कह रहे हैं कि वो खुद ही मंत्री बनने के इच्छुक नहीं थे, भला 6-7 महीने में क्या ही कर लेते। अब दिलीप रावत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दिलीप रावत एक ऐसे विधायक हैं जो मुखर होकर बोलते रहे हैं। अपनी ही सरकार पर कई बार वो सवाल भी खड़े करते रहे हैं, और अब जब धामी कैबिनेट का विस्तार हुआ और 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया, तब दिलीप रावत कह रहे हैं कि भला 6-7 महीने में क्या ही कर लेंगे। अब या तो ये बीजेपी विधायक की टीस और दर्द है, या फिर अपने उन सहयोगियों पर तंज जिन्हें धामी कैबिनेट में जगह मिली है। देखिए, दिखावटी भी है और दूसरे अब दिलीप रावत जी के बयान से लग रहा है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। और उनके बयान से एक बात और भी स्पष्ट हो रही है, जो कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कह रही थी कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, ये अंदरूनी जो गुटबाजी है उसको दर्शा रहा है। और जिस तरीके से आपने अपनी पृष्ठभूमि के, मैं कहूँगी अपने कैडर के जो विधायक हैं, वो आपको उस काबिल नहीं लगे कि आपने अपने कैडर के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी और कांग्रेस के जो है कैडर के विधायकों को जगह दी, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भाजपा के विधायकों में है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने अपने कैडर के नेताओं की अनदेखी की है और कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं को मंत्री बनाया है। इस बात को लेकर भी नाराजगी दिलीप रावत की झलकी है। अब हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट विस्तार किया गया उसमें अधिकतर चेहरे कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। ऐसे में विपक्ष पहले से ही इस बात को उठाता रहा है कि बीजेपी कैडर के नेता पार्टी को काबिल लगते ही नहीं। यही कारण है कि कांग्रेसी चेहरों को मंत्री बनाया गया। अब असल वजह क्या है ये तो सरकार ही भली भांति जानती है, लेकिन बीजेपी विधायक दिलीप रावत का ये बयान कहीं न कहीं उनकी पीड़ा को दर्शाता है और अपने सहयोगियों पर तंज भी कस रहा है कि आखिर 6-7 महीने में वो काम कर ही क्या लेंगे। अब देखना होगा कि दिलीप रावत की ये नाराजगी इसी बयान तक सीमित रहती है या फिर ये खाई और बड़ी होती है।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के बेहतर उपचार के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रह रही गर्भवतियों के लिए सुरक्षित प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया गया है। बता दें कि इस दिशा में रुद्रप्रयाग जिले की निवासी गर्भवती को हेलीकॉप्टर के जरिए उच्च स्तरीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक ये सेवा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग संयुक्त संचालित कर रहा है। ऐसे में लोगों से आपातकालीन परिस्थितियों में सेवा का लाभ उठाने की अपील की गई है। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धुरंधर धामी पर तंज कसा है। यशपाल आर्य ने कहा कि जनता जानती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितने धुरंधर हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी सरकार के 4 साल को बेहद निराशाजनक बताते हुए श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा। निश्चित रूप से धुरंधर है जो उन्होंने 4 साल में करके दिखाया है। पूरा देश देख रहा है वो किस मामले में धुरंधर है, ये सब जनता जानती है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। हरक सिंह रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, लेकिन 7 साल बाद भी यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई और यूनिवर्सिटी के नाम से आवंटित भूमि को टिहरी बांध विस्थापितों के नाम पर खुर्द-बुर्द करने का काम किया जा रहा है। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक गरिमा को गिरा दिया है और अपनी ही सरकार के शासन के आदेशों का उल्लंघन किया है। 22 अप्रैल 2019 को जियो जारी हुआ कि रानी पोखरी देहरादून जनपद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया। महामहिम राज्यपाल ने सरकार की संस्तुति पर यह विश्वविद्यालय स्वीकृत कर दिया। 2 मार्च 2019 को इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए। 7 साल में वो विश्वविद्यालय एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। वही राजधानी देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के मंजूर सिंह माजुला स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मैदान में बल्लेबाजी कर चौके छक्के भी लगाए। वही मुख्यमंत्री ने जोशीमठ से आए विद्या मंदिर के होनहार छात्रों से भी मुलाकात की और छात्रों की खेल प्रतिभा को सराहा। नई टिहरी स्थित श्रीदेव सुमन पार्क के पुनर्निर्माण कार्य का बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय और नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि करोड़ों की लागत से श्रीदेव सुमन पार्क का पुनर्निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पार्क टिहरी की पहचान से जुड़ा है। इसका पुनर्निर्माण शहर की सुंदरता में बड़ा सुधार लाएगा। यहाँ नई टिहरी में था उनका पहले से, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने जब वो स्थिति देखी कि यहाँ पार्क की स्थिति और उनकी मूर्ति ठीक नहीं है तो तब यहाँ पर जो है सुमन पार्क का इसने दोबारा इसको ठीक किया है, जीर्णोद्धार किया है। ये इसको हम एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजधानी देहरादून स्थित बल्लीवाला चौक पर महानगर कांग्रेस ने बढ़ते रसोई गैस के दाम और कई जिलों में होती एलपीजी की किल्लत के खिलाफ हल्लाबोल किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में शामिल महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में गैस एजेंसियों की मनमानी चल रही है। होम डिलीवरी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 45 दिनों बाद भी लोगों के घरों तक रसोई गैस सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं। स्थिति इतनी भयानक है, जिन लोगों शादियों का त्योहार चल रहा है और जिनके परिवार में शादी है, मुझे लगता नहीं वो शादी में लोग खाना खिला पाएंगे।
उन्हें 4 सिलेंडर क्या 2 सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है शादी में अगर वो चाय पकौड़े भी खिला पाएँ तो ये गनीमत है। सरकार ने ऐसी स्थिति कर दी है, व्यापारी परेशान है, रेस्टोरेंट बंद होने की कतार पे हैं और पूरे शहर में लोग परेशान हैं। हज़ारों लोगों के फ़ोन मुझे आ रहे हैं कि सिलेंडर उपलब्ध करा दें, लेकिन हम भी क्या करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोगों ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है और अगर जल्द से जल्द इसमें कोई स्थायी उन लोगों ने रास्ता नहीं निकाला तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। उधर गदरपुर क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता किशोर हल्दर ने जिलाधिकारी के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें छतरपुर रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए खोलने और रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग पर जोर दिया गया। कांग्रेस नेता किशोर हल्दर ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर नहीं होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। प्रशासन एक तरफ से तो कहती है कि रिंग रोड बन गया है कि आवागमन बढ़ेगा, वाहनों का कम हो गया है, लेकिन जो स्थानीय गाड़ियां हैं, जो सिडकुल के कर्मचारी हैं, वो जाम में फंसने को मजबूर हो जाते हैं और थोड़ी सी लेट के कारण उनका जो ड्यूटी है, जो उनका कार्य है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। उस दिन का अब्सेंट लग जाता है, उस दिन की सैलरी भी नहीं मिलती है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। लगभग 4 साल हो गए हम इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक ईंट भी नहीं लगा, जिसको लेकर हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा। इस बार की चारधाम यात्रा कई मायनों में अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार यात्रा के लिए कई नियमों की लिस्ट तैयार है। हर धाम में दर्शन से पहले कुछ अलग नियम तय किए गए हैं। हालांकि यात्रा में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर चारधामों की समितियों की राय कुछ अलग है। ये रिपोर्ट देखिए। गंगोत्री से अलग यमुनोत्री समिति की राय। गंगोत्री में पंचगव्य पान की शर्त। यमुनोत्री ने भी लिया बड़ा फैसला। बीकेटीसी से अलग है यमुनोत्री समिति की राय। उत्तराखंड के 4 धाम यानी तीर्थ के स्थान, जो हर श्रद्धालु के लिए आस्था और भक्ति के प्रतीक है। इन धामों में कभी धर्म, जाति और कुल देखकर दर्शन नहीं हुआ, बस देखी गई तो भक्त की आस्था। पर इस साल 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही गैर सनातनियों के लिए नियमों की जो लिस्ट आई है, उसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो बीकेटीसी का मैं सनातनी हूँ एफिडेविट देने वाला नियम, और फिर गंगोत्री धाम का पंचगव्य पान के सेवन वाला नियम। ये नियम अब यात्रा से पहले सियासी रूप ले रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी इन फैसलों का स्वागत कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बीजेपी का ध्रुवीकरण बता रही है। गैर सनातनी से ये कोई नया विषय नहीं है। आदि शंकराचार्य जी इस व्यवस्था को बना के गए थे और उसी के अनुरूप आप जानते हैं कि जो 4 धाम है, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है, ये भारत की आत्मा है, भारत के मुकुट है। यहाँ पर देश भर के लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, जो सनातन धर्म के प्रति जिनकी अटूट आस्था और विश्वास है, और इस परंपरा को आदि शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था बनाई थी, इस पर सभी तीर्थ पुरोहित, हक हकूकदारी, वहाँ के स्थानीय जितने भी यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे विचार विमर्श करने के बाद हमने ये निर्णय लिया था कि गर्भगृह और मंदिर परिसर के पास में गैर सनातनी का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, और ऐसे सभी धामों में भी है। हमारे धामों में आने के लिए हमारी एक आपस में पद्धति बनी है पंचगव्य की। पंचगव्य ऐसी चीज है जिसमें गौमूत्र, गौ का गोबर, आपके जो गंगा जल और शहद और घी पड़ता है। इसका जो पान कर लेता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जो उसका पान करेगा उसका स्वागत है, और निश्चित तौर पे जो गाय का मांस खाता है उसका तो हम विरोध करेंगे। और साथ में जो हमारी विशेष जो स्कीम बन रही है, इसको हम पूरा पढ़ के और पूरा व्यवस्थित करके इसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। एक तरफ तो बीकेटीसी ने साफ कर दिया है कि अगर मंदिरों में आना है तो गैर सनातनियों को एफिडेविट देना होगा। वहीं गंगोत्री समिति ने भी साफ कह दिया है कि धाम में दर्शन करने हैं तो पंचगव्य पान कर आस्था साबित करनी होगी। लेकिन यमुनोत्री धाम समिति अन्य धामों से अलग राय रखती है। यमुनोत्री धाम समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि धाम में हर श्रद्धालुओं का अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ स्वागत होगा। यमुनोत्री धाम में किसी की जाति और धर्म नहीं पूछा जाएगा। की यात्रा जो है अनादिकाल से चल के आ रही है। सनातनियों की लिए जो पद्धति चल रही है, यहाँ पे जो भी धाम में आएंगे सनातन धर्मावलंबी ही आते हैं, और उनका मंदिर समिति यमुनोत्री स्वागत करेगी और करती रहेगी। बाकी जो पर्यटन के हिसाब से सरकार किसी को कहीं भेजती है तो सरकार का काम है, ये जिम्मेदारी सरकार की रहेगी कि कौन कहाँ किस उद्देश्य से जा रहा है। जबकि सनातन धर्मावलंबियों के पंजीकरण
रजिस्ट्रेशन सरकार करवा रही है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है उनकी छीन दी जा रही है। जब सरकार चाहेगी तब जाके वो दर्शन कर पाएगा, वो जबकि गलत है पॉइंट। सत्ता पक्ष बीकेटीसी और गंगोत्री धाम के फैसलों का स्वागत कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता मथुरादास जोशी का कहना है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले गंगा जल और गौमूत्र का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। ऐसे में पंचगव्य पान का फैसला सही है। वहीं कांग्रेस की माने तो बीजेपी बस 2027 चुनाव को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। निश्चित रूप से पंचगव्य, गौमूत्र और गंगा जल का उपयोग सदैव करता है। चाहे वो अपना पितृ कार्य भी करता है तो तब भी गंगा जल का उपयोग होता है, चाहे धार्मिक काम भी देव कार्य करता है तब भी गंगा जल का आचमन होता है। और हम कोई बड़ा काम, बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं तो वहाँ पर भी पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। और जो यमुनोत्री के और गंगोत्री के जो हमारे मुख्य पुजारी हैं जिन्होंने ये बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है। निश्चित रूप से इसका भी उपयोग होना चाहिए। देखिए, चुनाव सर पर है। चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा शुरू से रहता है ध्रुवीकरण का, सांप्रदायिकता फैलाने का, समाज को बांटने का। क्योंकि अगर विकास की बात की जाए तो विकास के नाम पे रिपोर्ट कार्ड में नील बटे सन्नाटा है भाजपा के। यही वजह है कि हेमंत त्रिवेदी जी, जिन पे खुद जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्ति को तो बीकेटीसी का अध्यक्ष बना के बीकेटीसी की खुद गरिमा गिराने का कार्य धामी जी ने किया है। वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी हाई है। इस बार की चारधाम यात्रा सियासत, विवाद और नए नियमों के इर्द गिर्द होगी। अब देखना होगा इन नियमों से छिड़ी बहस यात्रा काल के दौरान किस मुकाम तक पहुंचती और मंदिर समितियां नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित कराती है। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। हल्द्वानी के नगर निगम में एडीएम विवेक राय ने विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें आम लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही उनके समाधान के लिए समय सीमा को सुनिश्चित किया गया। वहीं राजस्ववाद, नामांतरण और घर के नक्शों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जानकारी के मुताबिक शिविर में तकरीबन 2000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान हुआ। 23 से लेकर 25 तक राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सब जनता को सुविधा दिए जाने के लिए विभिन्न कैंप आयोजित किए गए हैं, जिसमें आज ये अंतिम दिवस है। राजस्व वादों के निस्तारण, साथ ही साथ मैप्स के डीडीए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्तर से मैप का निस्तारण, और जो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम है, वहाँ पर भी जो है विरासतन वादों के निस्तारण के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। रुड़की में तहसीलदार द्वारा 2 साल से रुकी हुई जमीन की नीलामी को लेकर ठेकेदारों का गुस्सा फूटा। नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि नीलामी की राशि जमा कराने के बावजूद नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। उधर अधिकारी भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। जो ये आज भी बिना लिखित के रोका जा रहा है गुरुमुखी के नाम से, ये बताया है इसका 30,56,605। ये आज भी फिक्स डेट निकाल रखी है एक बार में, ये आज भी रोक रहे हैं बिना उसके लिखित के, कह रहे कि आज भी नहीं होने की। आप कितने लोग आए थे? हमें 7-8 लोग आ रखे हैं। क्या मांग है आपके? ये मांग है कि ये रिकवरी पूरी करी जाए। सितारगंज के शक्ति फार्म में 35 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाइयों ने बताया कि रीना का पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। परिवार का कहना है कि वो पिछले 4 दिनों से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस शिकायत दर्ज कराने में आनाकानी कर रही है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वही तो अभी तक पूरी नहीं। अभी तक सुबह से हम लोग बैठे थे यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ कि हमारी शिकायत ली जाए, क्योंकि पहले दिन जब हुआ तब से 4 दिन का केस हो गया। 4 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। हमसे ये बोला जा रहा है कि अब पीएम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो पीएम रिपोर्ट के लिए हमें कल पहले बोला गया था, फिर कल नहीं हुआ, फिर फोन करके आज बुलाया गया। सुबह से हम बैठे थे, कोतवाल सर है नहीं कर करके रिपोर्ट लिया नहीं जा रहा था हमसे। फिर जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला, प्रेशर किया थोड़ा, फिर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 2-4 मिनट हुआ कि हमें रिसीविंग वगैरह दी गई है। बस हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे न्याय मिलता है कि नहीं।
ये कल परसों की घटना है। ये प्रकरण जो है संज्ञान में आया था। इसमें कुछ लोगों के खिलाफ इसमें हमने निरोधात्मक कार्रवाई इसमें अमल में लाई है। उनको हिरासत में लेकर के इसमें विधिक कार्रवाई पुलिस एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने की है। और ये मैसेज एकदम इसमें क्लियर है, जो भी इस प्रकार अराजकता का माहौल और जो है ओपन में जो है ऐसे झगड़ा करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें कुछ लोगों को मुचलका पाबंद करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और भारी धनराशि से उनको मुचलका पाबंद भी कराया जाएगा। दोनों पक्ष की तरफ से हम लोगों ने इसमें लोगों को सम्मिलित किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली फुल कैबिनेट के साथ सीएम धामी ने की बैठक। पास हुए 16 अहम प्रस्ताव। आसान हुआ कर्मचारियों के लिए अब लोन लेना। दल बदल की राजनीति पर घमासान। बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग। धामी कैबिनेट में कांग्रेसियों की भरमार पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भाजपाइयों की कतार। धामी मंत्रिमंडल में बीजेपी विधायक को नहीं मिली जगह तो अपनों पर ही कसा तंज। बोले कुछ महीनों में क्या कर लेंगे मंत्री। कुछ इस तरह झलका दिलीप रावत का दर्द। और प्रदेश में गरमाया रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी का मामला। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सरकार को घेरा। कहा 7 साल में नहीं रखी गई यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ईंट। टीरी बांध विस्थापितों के नाम पर खुर्द-बुर्द हो रही जमीन।